Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of the weekly wrap up. तो ये एक नया सेगमेंट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे the important topics of the past week. So let's begin. आज का जो आर्टिकल्स है हम जैसे डिस्कस करेंगे, हमने इस वीक में देखा है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है दैट इज प्रबोवो सुबियांतो, ये आए हैं इंडिया टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे जो कल होगा. सो यहाँ पे वी हैव सीन the picture here who is the Indonesia's president going to be the chief guest of this year's Republic Day. तो अगर हम देखते हैं what have been the relations of India Indonesia, यहाँ पे you have to remember that जो पहला the first chief guest to ever happen in Republic Day, that itself also was an Indonesian president. तो पहले जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं जो है प्रेसिडेंट सुकार्नो, एंड अभी इस साल अगेन वी हैव एन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट. It is said this is the first visit of President Prabowo Subianto. और अगर हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस बहुत हिस्टोरिकल है. We have common ties with regard to religion, economy, and अगर हम एग्जाम्पल की बात करें we see that इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बात करें आसियान मेंबर कंट्रीज में जहां पे इंडोनेशिया इज अ मेंबर, इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस है इस ग्रुपिंग में सेकंड प्लेस पे है इंडोनेशिया. We also see a lot of trading, imports and exports happening between the two countries. हम कॉमन ग्रुपिंग का भी पार्ट है, जैसे कि G20 की बात करें, इंडोनेशिया यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं 2022 में और इंडिया रहा है प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रुपिंग इन 2023. We also see common groupings like non-alignment movement जो 1961 में स्टार्ट हुआ था. Again we see the participation of both India and Indonesia. तो non-alignment movement किसके लिए बना था? It was mainly to have a direction away from the two superpowers. उस टाइम पे जब we know that US and USSR यहाँ पे किसी का साइड ना लेके we were creating a grouping to protect our own interest, क्योंकि हम recently decolonized हुए थे. So ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडोनेशिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, ये बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी अगर हम बात करें वी हैव कॉमन एक्सरसाइजेस, जैसे मिलिट्री, हम दोनों कंट्रीज के मिलिट्री साथ में आते हैं एंड वी हैव सीन गरुड़ा शक्ति जो दो कंट्रीज की आर्मी साथ में आती है, एज वेल एज वी हैव समुद्र शक्ति जहां पे दो कंट्रीज की नेवी साथ में आती है. So these are some exercises that we understand where the participation of both the countries are taking place. So now let's move to the next article. अगला आर्टिकल जो है this is with regard to the 75th anniversary of the Election Commission of India. तो किसके दिन यहाँ पे 75th एनिवर्सरी? आज ही के दिन, यानी कि 25th एनिवर्सरी, 25th जनवरी इज वेयर वी हैव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिन. सो ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल नंबर 324. आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? काम ये है कि इलेक्शंस कंडक्ट करना इन द कंट्री. जैसे हम बात करें ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, right? We have the various state legislative assembly elections. We have president के elections, vice president के elections. तो ये conduct करता है. ये इसीलिए important body है because इनको accountable होना है, transparent होना है. Okay, they have to be impartial while conducting this duty ताकि हमारा democracy uphold हो. Now coming back to this, यहाँ पे what are the most important things to understand? जैसे कि अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में we know it's a 3-member body जहां पे जो चेयर पर्सन है या चीफ है और दो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. तो जो चीफ है उनका नाम क्या है? इट इज राजीव कुमार एंड दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं who are they are ज्ञानेश कुमार and we also have Dr. सुखबीर सिंह संधू.
डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेन्योर होता है इट इज 6 years या 65 years डिपेंडिंग ऑन विच एवर इज अर्लीस्ट, यानी कि इनका 6 साल का टेन्योर हो सकता है, या अगर वो 65 years उनका एज है, कौन सा भी जल्दी खत्म होता है, दैट कुड बी द टेन्योर ऑफ दिस। Alright, now यहाँ पे कौन सिलेक्ट करता है इन इलेक्शन कमिश्नर्स को? दिस इज मेनली अ सिलेक्शन कमिटी दैट गिव्स अ लिस्ट। जो लॉ मिनिस्ट्री है ना, ये एक लिस्ट देगी और यहाँ पे एक पैनल है जो डिसाइड करेगी। तो इस पैनल में कौन से मेंबर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ओके, इन द लोकसभा, एज वेल एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये 3 लोग जो हैं ये डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली कौन होगा इलेक्शन कमिश्नर। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया था 2023 में, तो उसका भी आपको याद होगा। इट इज कॉल्ड एज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है, जहां पे डिस्कशन हुआ था कि कौन चुनेगा, व्हाट शुड बी द बॉडी दैट डिसाइड्स हु वुड बी द इलेक्शन कमिश्नर। तो अनूप बर्नवाल ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ने CJI को यहाँ पे बोला था कि होना चाहिए द पर्सन दैट शुड बी इन द सिलेक्शन कमीशन टू अपॉइंट पीपल। यहाँ पे कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, दैट इज राइट नाउ राहुल गांधी, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे एक लॉ आया था 2023 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लॉ आया था, पार्लियामेंट ने बनाया था, और उस पार्लियामेंट ने उन्होंने बोला था कि हम ये 3 को सिलेक्ट करेंगे, CJI को नहीं। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस व्हिच टॉक्ड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये जजमेंट्स और सब याद होने चाहिए। So that is all with regard to ECI. Let's now proceed to the next article. The next article is about today's date, which is National Voters Date. तो 25th January जो है, it is considered as the National Voters Day. Why do we call it a National Voters Day? Because इस दिन फाउंडेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन 1950। तो 25th January 1950 led was the formation or the foundation of the Election Commission of India, which also was considered as the National Voters Day. So ये आपको कौन से डेज होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है। ओके, सो Why do we commemorate this day? हम इसको क्यों मनाते हैं? It is because जो वोटिंग है, ये प्रोसेस जो है एक बहुत ही क्रूशियल चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेनली आप चुनते हो, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, एंड डेमोक्रेसी में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द वॉइस ऑफ द पीपल, द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको हम अवेयर करते हैं लोगों में। वी क्रिएट the sense of responsibility among the voters, and that's why this plays a very important role. Now इस साल का जो theme है, it's talking about nothing like voting, I vote for sure, again telling the importance of voting for the people of India. Let's see the next article then. अगला जो आर्टिकल है, it is with regard to, हमने देखा है इस वीक जब यूएस के प्रेसिडेंट नए बने हैं, 47th प्रेसिडेंट, दैट इज ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप, राइट। तो इनका 20th जनवरी को इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ, यानी ही टेक्स द रेन्स एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड इन्होंने बहुत सारी कुछ चेंजेस, आदेश दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दैट द ट्रंप हैज गिवन। ओके, तो अगर हम बात करें, so he was before the 45th president, फिर वो हार गए थे, जो बाइडेन के, and then he now is the 47th president. तो ये non consecutively he is one of the presidents of USA. So अभी उन्होंने पहला जो यहाँ पे आदेश दिया है, टू एंड यूएस बर्थराइट सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूएस में पैदा होते हो, बी इट ऑफ अनदर नेशनैलिटी, अगर आपके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स नहीं है और यहाँ पे आप द किड इज बोर्न, देन द किड विल नॉट गेट सिटीजनशिप
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आदेश दिया है? टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप, यानी कि अगर उसके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स नहीं है और वो पैदा होता है यूएस में, तो उसको बर्थ के अनुसार ही विल नॉट गेट सिटीजनशिप। Whereas पहले के टाइम में ऐसा होता था, इट वॉज इन द 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, 1868 का ये आदेश है कि ऐसा होता था कि इवन इफ द किड इज बोर्न इन यूएस, irrespective उसके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स है या नहीं, he will get यूएस सिटीजनशिप। ठीक है, सो दैट इज अ चेंज दैट वी सी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने यूएस को निकाला है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम WHO, एंड अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। उनके पहले कार्यकाल में, यानी इन व्हेन ही वाज द 45th प्रेसिडेंट, तभी भी उन्होंने यूएस को निकाला था फ्रॉम WHO। सो दिस इज द सेकंड टाइम दैट ही इज डूइंग सो। सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द WHO। एक बार रिवाइज करते हैं। WHO जो है 7 अप्रैल 1948 में बना था। Remember, this is the same date that is commemorated as the World Health Day. इसका हेडक्वार्टर्स जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन, जो काम करती है टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ, टू एंश्योर व्हेन चीजें जैसे पैंडेमिक होती है, जैसे कि कोविड-19, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेके आना, डेटा निकालना, ये सब काम करती है। अगर इरेडिकेट करना है तो कैसे पॉलिसीज होने चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को मदद करना, हेल्थ से रिलेटेड, ये इस बॉडी का काम है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट दिस बॉडी प्लेज। Now question है कि why did US President Donald Trump withdraw from the WHO? It is because वो कहते हैं कि ये जो है उन पे एक फाइनेंशियल बर्डन है ये जो बॉडी है, क्योंकि हर मेंबर कंट्री को वॉलंटरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मेंबरशिप जो है इनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देने पड़ते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। सो दैट इज व्हाट इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन WHO, ऑन USA। ओके, ये भी कहते हैं कि जब WHO है ये कुछ कंट्रीज पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे कि चाइना की बात करें, एज ही स्टेट्स, वो कहते हैं कि चाइना जैसे कंट्रीज इस बॉडी पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो ये एक पार्शियल वे में भी काम करता है। ओके, सो दीज आर सम फैक्टर्स, एंड इट इज सेड कि WHO जो है ये एक बॉडी अभी मैनेज ठीक तरह से नहीं करते, सो वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, ये कहते हैं। सो दे आर सेइंग कि WHO जो है अकॉर्डिंग टू हिम, ही इज सेइंग दिस इज नॉट मैनेजिंग, जैसे कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, इन्होंने ज्यादा एफर्ट्स कुछ किए नहीं है, ये कहता है कि इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है, इज व्हाट दे आर सेइंग। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा होंगे कि अभी जो पुअर कंट्रीज है, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स चलते हैं टू इरेडिकेट नंबर ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस, राइट, पैसे जो आते हैं ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं जैसे USA, तो अगर ये फंडिंग बंद हो गई, then the programs and the programs that takes place in these developing countries will take a hit. यहाँ पे ये ज्यादा अफेक्ट होगा, so consequences इसके काफी ज्यादा हैं। Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है पेरिस अग्रीमेंट से रिलेटेड। सो जैसे यूएस ने WHO को से हटाया है, वैसे ही पेरिस अग्रीमेंट से वो एग्जिट करना चाहता है, इज व्हाट द आर्टिकल दैट वी सीन दिस वीक। तो यहाँ पे जो पेरिस अग्रीमेंट है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव मिस्ड द वीडियो, वी आर गोइंग टू हैव दैट डन फॉर यू। सो पेरिस अग्रीमेंट जो है ये 21st मीटिंग यानी 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ये डिसाइड हुआ था, जो हुआ था पेरिस फ्रांस में। ये 2015 में हुआ था, और ये जो अग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आया था 2016 में। ओके, सो 2015 दिस agreement came and it started being implemented the next year, that is 2016. ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, the major objective is to ensure कि क्लाइमेट चेंज को कैसे भी कंट्रोल करे, कॉम्बैट करे। एंड यहाँ पे
पेरिस अग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो कितना आप कंट्रोल करेंगे, यू हैव टू इंश्योर जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कंटेन करना चाहिए। और हम बिल्कुल एफर्ट्स लगाएंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स को हम इसको मैनेज करेंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए और हम एफर्ट्स लगाएंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। According to this particular aspect, we also see कुछ कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है, इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। कौन से हैं वो कंट्रीज? जैसे कि ईरान, लिबिया और येमेन, और अभी द 4th country will be the United States. So 3 countries that have already not been a part of it is Iran, Libya and Yemen. And अभी USA भी निकलना चाहता है। इफ यू अंडरस्टैंड, इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट प्लेजेस। ओके, प्लेजेस यानी कि मैं यहाँ पे, हमारी कंट्री जो है यहाँ पे प्लेज करेगी कि हम ये स्टेप्स उठाएंगे टू एंश्योर कि टेम्परेचर इतना बढ़े नहीं। तो इंडिया ने भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं और उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कि हमने कहा है कि हम 500 गीगावाट जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे, राइट? हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, दैट इज क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन, राइट? एयर पोल्यूशन एंड डिप्लीटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऐसे सब चीजों को हम यूज नहीं करेंगे। सो ऑल दीज अच्छी बातें कही गई हैं हमारे प्लेजेस में। 500 गीगावाट, हम 50% जो एनर्जी कैपेसिटी है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये भी हम लेके आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेड बाय कंट्रीज, और हर कंट्री ऐसे प्लेज करता है टू इंश्योर कि वो क्या कर रहा है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो है यूएस is wanting to withdraw from the Paris Agreement। फिर भी again we say that this is not the first time जहां पे यूएस ने ऐसा किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो टर्म है उसमें भी Donald Trump got US out of this Paris Agreement, but it could not be done for a longer duration, because जब तक ये जो इफेक्ट में आया the withdrawal, because it is said कि 2016 में once it comes into effect 3 years तक आप हट नहीं सकते हो इस अग्रीमेंट से, ठीक है? तो 3 इयर्स तक आप इस अग्रीमेंट से हट नहीं सकते हो। और एक बार आपने, चलो 3 साल हो गए, आपने बोला है कि मुझे इससे विड्रॉ करना है, तो 1 साल और लगेगा टू कम फॉर दैट विड्रॉल टू कम टू इफेक्ट। यानी कि 3 साल जब ये अग्रीमेंट आया तब कोई कंट्री एग्जिट नहीं कर सकता। इसके बाद 1 साल आपका एक बफर पीरियड होता है, देन ओनली यू कैन रिमूव योर कंट्री। तो जब तक ये इफेक्ट में आया, इट वाज दैट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन केम इनटू बीइंग, एंड उस टाइम पे उन्होंने ये रिवर्स कर दिया, यानी ही जॉइंड द पेरिस एग्रीमेंट। अभी वापस से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी ये 3 इयर्स का तो एस्पेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये ऑलरेडी इफेक्ट में आ गया है, 3 साल हो गए हैं। अभी जो बफर है ये ही इफेक्ट में आएगा, यानी अभी 1 साल तक ही कैन नॉट कम इनटू इफेक्ट। 1 साल के बाद दिस पर्टिकुलर विड्रॉवल विल कम इनटू इफेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाई इज यूएस अगेन वांटिंग टू विड्रॉ? अगेन सेम स्टोरी। वो कहता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन हमारे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उस पे ज्यादा है, बट इफ यू सी द अदर वे, ये जो पोल्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो एनवायरनमेंट में लगे हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ही हुए हैं, राइट? बिकॉज दे हैव यू नो इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने बहुत सारा एमिशंस रिलीज किया था, तो उसी के कारण यहाँ पे एमिशंस हम देखते हैं, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना हम देखते हैं। सो दे आर द मेन रूट कॉज। लेकिन ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ये एक छल है, एक होक्स है। ओके, सो ये मानते ही नहीं है। इट इज सेड दैट उनको डेवलपमेंट, ही वांट्स टू मेक अमेरिका बिग अगेन, और उनके यहाँ पे विचार है कि ये जो
यहाँ पे प्लेजेस हैं, ये जहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ये एक बाधा है. इट इज लाइक अ चेंज फॉर दीज कंट्रीज टू गो फॉर मोर डेवलपमेंट. सो दैट इज व्हाट the United States President Donald Trump has stated to get out of the Paris Agreement. तो अगला जो आर्टिकल है हम देखते हैं what exactly it is, and this is again with regard to a little prelims kind of news, short news, one liners that we'll see. तो ये है surgical टेली रोबोटिक सिस्टम. तो इंडिया में पहली बार वी आर गोइंग टू सी अ सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम. इसका नाम है SSI मंत्रा. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं SSI मंत्रा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप्ड है बाय द कंपनी SSI, और ये अप्रूव भी किया है हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. इसका मतलब है ये इसका जो यूज है इट इज कंप्लायंट विद ऑल द नेसेसरी रेगुलेशंस, और इसका इस्तेमाल हो सकता है इन वेरियस हॉस्पिटल्स इन द कंट्री. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? जब भी हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, ऑफ कोर्स सर्जरीज विल बी इन द गिवन टाइम फ्रेम, बिकॉज ये प्रिसाइज होते हैं, तो प्रिसिशन होता है, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा. देयर विल बी मिनिमम ट्रॉमा. तो ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्रिसाइज करके ये काम करते हैं. सो देयरफॉर यू सी दैट जो ब्लड लॉस और सब है इसको भी वो कर्टेल करेगा, बिकॉज जहां पे जो इंसिडेंट हो रहा है, जहां पे वो काम करना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड टू दैट रीजन, राइट. सो चांसेस कम होंगे इन्फेक्शन के, रिकवरी टाइम भी काफी ज्यादा होगा. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस भी है. चैलेंजेस ये है कि यहाँ पे लेटेंसी टाइम, मतलब यहाँ पे आप कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं और उसको वहां पे यू कैन से इफेक्ट में लाने के लिए, ऑपरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट. जैसे आप कोड देते हो एंड देन समथिंग हैपेंस, देन द प्रोसेस अकर्स. सो इसको बोलते हैं ये टाइम गैप, टाइम लैग, इसको हम बोलेंगे लेटेंसी. तो एक लेटेंसी टाइम होता है. इसके अलावा आपको गुड कनेक्शंस, यू नो दैट यू यूजिंग योर नेट इंटरनेट एंड यू यूजिंग योर कनेक्टिविटी, यू यूजिंग योर एनर्जी सिस्टम्स, राइट. ये पावर पे काम करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स अगर इसका इस्तेमाल होना चाहिए. Further, you have to prepare the other hospitals also for such advanced technology. You also have higher cost associated, both अब अगर आपको खरीदना है या उसको ऑपरेट करना है, इसके जो कॉस्ट है ये काफी ज्यादा होंगे. एंड ये कौन अफोर्ड करेगा? ओनली द बिगर सिटीज, राइट. जैसे टियर 1 सिटीज है, मेट्रो सिटीज, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे सिटीज विल बी मोर ससेप्टेबल टू द यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसको भी कर्टेल करना है. सो ऑल ऑफ दीज आर सम एडवांटेजेस and challenges of the SSI Mantra, the first surgical tele-robotic system in India. Let's now proceed to the next article. अगला article है with regard to कवचम. Okay, तो कवचम का full form क्या है? कवचम का full form है केरला वार्निंग क्राइसिस हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम. तो कवचम मलयालम में इसको हम शील्ड बोलते हैं, कवच, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कवच. सो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट शील्ड और प्रोटेक्शन. तो अभी ये कवचम क्या है, नाम से आपको पता चल गया होगा. ये केरला गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम स्टार्ट किया है मेनली टू एंश्योर वेदर अलर्टिंग systems. Okay, it is going to be the one of the world's fastest weather alert systems. Now we know कि केरला जो region है यहाँ पे बहुत time we see a number of disasters it struck upon. जैसे कि landslides होते हैं, floods होता है ना. तो यहाँ पे it is very prone to disasters. Because of course it's a coastal city, तो cyclone, floods, tsunamis, it's very prone to all of this. तो इसके लिए यहाँ पे टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स और टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन दैट दीज डिजास्टर्स ब्रिंग, यहाँ पे कवचम सिस्टम स्टार्ट किया है बाय द केरला गवर्नमेंट.
तो यहाँ पे who is it developing from, it is developed by which by the funding of which organizations? One is Disaster Management Authority of India और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दोनों डिजास्टर रिस्क साइक्लोन नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर इस केरला गवर्नमेंट को फंडिंग दे रहे हैं ताकि वो ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करे वेयर दीज डिजास्टर्स कैन बी मिटिगेटेड। So this was an interesting article. Let's proceed to the next one. अगला जो आर्टिकल एक एक्सरसाइज के बारे में है, अगेन अ वन लाइनर वेयर इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ला पेरूस। ला पेरूस, तो आपको यहाँ पे नाम से थोड़ा आइडिया होगा कि कौन से कंट्री ने इसको कंडक्ट किया है। ला पेरूस इज अ कंडक्टेड बाय फ्रांस, फ्रेंच की नेवी ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट हैज बीन लॉन्च्ड बिफोर ऑल्सो। ये वाला जो एक्सरसाइज होगा फोर्थ एक्सरसाइज होगा। याद रख लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज होता है ये 2 साल में एक बार होता है, यानी कि पिछला एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2023, दिस एक्सरसाइज इज इन 2025। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि दूसरे कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट मींस इट्स अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि यूएस, इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, इंडिया, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी सी दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि हम कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करें, मैरीटाइम सर्वेलेंस करें, स्पेशली इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन और पैसिफिक ओशन के जो अलग अलग स्ट्रेट्स हैं, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। स्ट्रेट्स का मतलब है जो रीजन बिटवीन 2 लार्ज वाटर बॉडीज, 2 लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में जो रीजन होता है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। कॉमनली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट जो है ये अंडमान, साउथ अंडमान सीज और वी कैन से द इंडियन ओशन से कनेक्ट होने वाला, ओके, साउथ चाइना सी से कनेक्ट होने वाला जो स्ट्रेट है इसको मलाक्का स्ट्रेट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट्स है और ये जो एक्सरसाइज है ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेट्स के पास ये कंडक्ट करेंगे। इंडिया के तौर पे वी हैव INS मुंबई हु इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग। ये खुद का हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड शिप है। Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है इंडियाज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे नाम से डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फिस्कल हेल्थ ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ओके, इट्स नथिंग रिलेटेड टू हेल्थ बट इट इज रिलेटेड टू फिस्कल, ओके, हेल्थ ऑफ द फिस्कल सिस्टम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फिस्कल सिस्टम यानी आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, ओके। नाउ हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर होता है, हमारी कंट्री में कुछ यहाँ पे इनकम जनरेट होता है, तो जब भी हम ज्यादा खर्च करते हैं एज अपोज टू हमारा इनकम कितना है, ओके, व्हेन आवर एक्सपेंडिचर इज मोर एंड आवर इनकम इज लेस, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। इसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। So we see that most of the times, yes, it is true that the government spends more but has less income in the form of taxes and other aspects. तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी कैसे केटर करती है, हैंडल करती है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ओके। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फिस्कल डेफिसिट या डेट मैनेजमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट्स कैसा करती है उसके लिए एक रिपोर्ट लेके आए हैं और इस रिपोर्ट इस इंडेक्स का नाम क्या है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। टू अंडरस्टैंड दिस फिस्कल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, किसने इसको लेके आए हैं? ये इंट्रोड्यूस किया गया है नीति आयोग, ओके तो नीति आयोग ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनघरिया, इन्होंने इसको रिलीज किया है, ठीक है। सो यू नीड टू नो दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हु हैज रिलीज दिस एज वेल एज किसने इस इंडेक्स को जारी किया है। अगर हम स्टेट्स की बात करें, द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इज ओडिशा, सेकंड पोजीशन में है छत्तीसगढ़, थर्ड पोजीशन में है गोवा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स According to this particular fiscal health index, यहाँ पे आप fiscal performance देख रहे हो of the 18 major states of India. 18 major states of India. So this is with regard to FHI. Let us proceed to the next article. Next article है RG कर medical rape case के बारे में. So you must have heard of the verdict that has been recently given. So यहाँ पे we have Sanjoy Roy, who has been convicted of rape and murder of a doctor in the RG Kar medical case in Kolkata.
तो यहाँ पे रिसेंटली इनको सजा सुनाई गई थी ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द सेशंस कोर्ट व्हिच इज इन सियालदा, राइट। सो बहुत लोग इस वर्डिक्ट से खुश नहीं थे। Most of them were hoping that it would be a death sentence, a death penalty. तो यहाँ पे अगर हम देखें किसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया जाता है, if you talk about death penalty can be given to the rarest of rare cases. जो rarest of rare cases होते हैं उसमें ही डेथ पेनल्टी दिया जाता है। एन एग्जाम्पल टू दिस इज निर्भया केस। ओके, तो निर्भया केस के जो ऑफेंडर्स थे जिसने क्राइम किया था उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी बिकॉज उन्होंने जैसे क्राइम किया है, इट वॉज क्रिएटिंग अ बिग अपरोर इवन इन द मासेस, राइट। जो बहुत ही हीनियस तरीके से उन्होंने जैसे रेप और मर्डर किया है, दैट क्रिएटेड पब्लिक हैवॉक, राइट। तो जब ऐसे कुछ केसेस, दिल दहलाने वाले जब केसेस आते हैं तभी इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कहते हैं। एंड यहाँ पे वी सी व्हाट आर द necessary things in the judgment। तो यहाँ पे if you talk about rarest of rare cases, मैंने एक एग्जाम्पल कहा, तो ये जो प्रिंसिपल है rarest of rare case, ये कहाँ से हम डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये जजमेंट है। तो उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, बट जब केस जो है बहुत ही ग्रेव हो, बहुत ही हीनियस हो, टेररिज्म जैसे केसेस में अगर कोई ऑफेंस होता है टू द वुमेन और द चिल्ड्रेन, राइट, तो तभी ही हम इसको केसेस में इसको कह सकते हैं। तो अभी जो है, as we know that many of them are not happy with this judgment, CBI for that matter अभी ये जो केस हायर कोर्ट के पास लेके जा रही है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट पे इन्होंने अपील की है टू एनहांस ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया है इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेथ पेनल्टी इन्होंने यहाँ पे अपील किया है। सो दिस इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू आरजीकर रेप केस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक रिपोर्ट के बारे में है, तो क्विकली हम जान लेते हैं रिपोर्ट किसने दिया और उस इंटरनेशनल बॉडी के बारे में। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, और ये जो रिपोर्ट है ये ILO एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। सुना होगा आपने ILO ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी इन द ईयर 1919। इट्स अ वेरी ओल्ड बॉडी, ट्रीटी ऑफ वर्साई के दौरान ये बनी थी। एंड द मेजर एम ऑफ दिस बॉडी, द पर्पस वाज कि हम लेबर कंडीशंस को इंप्रूव करें ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसलिए ये ऐसे रिपोर्ट्स लेके आती है, इंडिया स्पेसिफिक भी रिपोर्ट्स लेके आती है, लाइक इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ऑलराइट, एंड इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था बहुत साल पहले 1922, यानी कि कॉलोनियल टाइम्स में भी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हैं। It later became a specialized agency of the UN 1946 में। तो यहाँ पे specifically to improve conditions of labor in the world, यहाँ पे इन्होंने UN का साथ दिया। इसका हेडक्वार्टर्स जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 मेंबर कंट्रीज है, इसमें से 186 UN मेंबर कंट्रीज है, और यहाँ पे we also have Cook Islands। So total 187 countries are part of it। यहाँ पे तीनों ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि गवर्नमेंट्स को साथ में लेके आती है, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। एक ट्रिपटाइट ऑर्गेनाइजेशन है टू वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर इंडस्ट्री। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1969 में फॉर देयर वर्क, और अभी के जो डायरेक्टर जनरल है इट्स गिलबर्ट हुंगबो, हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो ये जो इकोनॉमिक फोरम है 20th to 24th ऑफ जनवरी ये कंडक्ट हुआ गया था डावोस में, जो है स्विट्जरलैंड में। तो इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1971 में। ओके, और ये किसने बनाई थी? एक जर्मन इंजीनियर है, इकोनॉमिस्ट है, क्लॉस श्वाब, इन्होंने ये बनाई थी। एंड द मेजर एम वाज टू हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, टू हैव डिस्कशंस बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। इसका एनुअल मीटिंग होता है जनवरी में, हर साल जनवरी में होता है ये मीटिंग, कॉल्ड एज डावोस एजेंडा। और इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर्स है ये है क्लोनी,
जो जिलेवा में है इन स्विट्जरलैंड. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये जो बॉडी है बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी लेके आता है, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, global gender gap report, risk report, travel tourism report, enabling trade report, and we are going to see in the years to come कि कौन से इंडिया का रैंक है, कौन सा इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडिया को मिले हैं इन दीज रिपोर्ट्स. वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग टाइम्स. तो आपको ये याद रखना है कि रिपोर्ट किसने जनरेट किया है, ये फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है सुभाष चंद्र बोस अवार्ड. पूरा अवार्ड का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है आपदा यानी कि डिजास्टर रिलेटेड. तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है. एंड किसके नाम पे है ये, सुभाष चंद्र बोस. तो ये जो अवार्ड है स्पेसिफिकली 23 जनवरी को दिया जाता है. नाउ व्हाट इज 23 जनवरी? इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं एंड विच लेड द कंट्री टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल. इनके जो कॉमन स्लोगन्स है विद रिगार्ड टू चलो दिल्ली, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. सो ऑल ऑफ दीज दैट वी हैव हर्ड विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. अगर हम INA की बात करें, इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी सी वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया गया है. अवार्ड का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. तो as I said, it is mainly given with regard to disaster management. ये एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या एक इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है. तो इंडिविजुअल को अगर देते हैं तो 5 लाख मिलता है, अगर इंस्टीट्यूशन को देते हैं, ग्रुपिंग को देते हैं तो 51 लाख दिया जाता है. ये याद रखना, ओनली इंडियंस को दिया जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाता है. तो इस बार किस इंस्टीट्यूशन को या किस इंडिविजुअल को मिला है? इस बार एक इंस्टीट्यूशन को मिला है. इंस्टीट्यूशन का नाम है इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये जो सर्विस है ये 1999 में आया था. इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में और इसका मेजर काम है अलर्ट्स देना जो ओशन रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं उसके खिलाफ. ओके, सो उसके रिलेटेड कोई अगर डिजास्टर होता है तो ये अलर्ट्स देती है ये बॉडी इनकॉइस. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द खो-खो चैंपियनशिप. तो हमको पता है दैट रिसेंटली न्यू दिल्ली में वी हैड द खो-खो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 और ये पहली बार ऐसे चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस किया गया था एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इटसेल्फ. So who are the winners of this Kho-Kho International World Championship? It was India. Okay, और दोनों मेंस कैटेगरी में और विमेन कैटेगरी में हम देखते हैं कि इंडिया इमर्ज विक्टोरियस. ऑपोजिशन की बात करें इस टाइम पे दोनों ऑपोजिशन जो है नेपाल है. Okay, the Nepal was the other country that opponent of in the men's category as well as in the women's category against India, and India played a very great performance. It displayed a very great performance in this particular championship, emerging victorious in the first ever खो-खो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप. ओके, नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर खो-खो एज वेल एज खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ने साथ मिलके यहाँ पे ये पर्टिकुलर खो-खो चैंपियनशिप कंडक्ट किया था. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द होल एस्पेक्ट ऑफ द वीकली रैप अप, जहां पे हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पूरे हफ्ते में एक रिविजन किया है. सो आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग. इफ यू हैव एनी फीडबैक टू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू गेट एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग. आपको कैसे जो भी सहायता चाहिए हमारे एंड से, वी आर गोइंग टू गेट दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.